हाँ तो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। हम फिशरीज़ पे बात कर रहे थे। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में फिश डिजीज़ के बारे में बात की थी। हमने उसके क्लासिफिकेशन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने देखा था कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको एक की पॉइंट के कुछ बताए थे मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में। फिर इसके बाद हमने फिश क्लासिफिकेशन पे बात की थी। बेस्ड ऑन वाटर के केस में हमने बात की थी। बेस्ड ऑन स्पीशीज़ के केस में मैंने बात की थी। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था और आपको याद भी कराया था। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद हुआ होगा वो भी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्लासिफिकेशन में एक फीडिंग हैबिट्स के बेस पे भी है। मैं आपको फीडिंग हैबिट्स के बेस में यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एलैबोरेट कर दूंगा कि आपको कैसे याद रखना है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ इतना कि जैसे कतला, रोहू, मृगल, जो कंपोजिट फिश कल्चर में हम कार्प पढ़ते हैं 6 के 6, कतला, रोहू, मृगल तीनों को ऐसे बिठाना है। कतला सबसे ऊपर सरफेस फीडर हो जाएगी, जूप्लैंक्टन होती है, ठीक है ना, जो उसके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खाना पसंद करती है। कीड़े मकोड़े, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो वाटर में होते हैं उनको खाना पसंद करती है। फिर जैसे रोहू है, ओमनीवोरस होती है, यानी कि जो आपका जूप्लैंक्टन में जो कीड़े मकोड़े भी खाएगी, कुछ अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स है, एल्गीज है, कुछ प्लांट्स वगैरह वो भी खाना पसंद करेगी। रोहू क्या होती है, कॉलम फीडर होती है, बीच में है। फिर आपकी बॉटम पे आ गई मृगल। अब ये क्या होती है, डेट्रीवोरस होती है, यानी कि जो तल में बॉटम में जो वेस्ट जमा है, अब क्या है सबसे नीचे आ रही है तो बॉटम फीडर होगी। जो तल में वेस्ट जमा होता है, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, वो आके नीचे आके डिकम्पोज हो जाते हैं, वो खाना पसंद करेगी। फिर आपके वेजिटेटिव पार्ट्स कुछ होते हैं वहाँ नीचे, वो भी वेस्ट में ही आ जाएंगे, तो वो खाना पसंद करेगी, तो वो आपकी आ जाएगी मृगल के केस में। सेम एक्सोटिक कार्प की बात करते हैं, सबसे ऊपर आ जाएगा आपका सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और माइनर कार्प, कॉमन कार्प। जब मैं सिल्वर कार्प की बात करूंगा तो सिल्वर कार्प सबसे ऊपर है, सरफेस फीडर हो जाएगी। सिल्वर कार्प होती है आपकी फाइटोप्लैंक्टन, और ग्रास कार्प हर्बीवोरस होती है, और ये आपकी बीच में आ रही है तो ये एक है, हाँ ग्रास कार्प है, कॉलम फीडर है मेनली, लेकिन ये सरफेस पे भी जाके खाएगी और ये आपका बॉटम में जाके भी खाएगी, मतलब सब जगह घूमती है बिल्कुल मस्त। ग्रास कार्प बहुत ही इसको कहते हैं कि ग्रीन फीडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अब आप ये सोचेंगे सर फाइटोप्लैंक्टन और हर्बीवोरस में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, कुछ जो वेजिटेटिव बहुत ही स्मॉल, जैसे कह जाता हूँ कि ऑटोट्रॉफिक कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गीज है, एल्गीज, मराइन एल्गीज, माइक्रो एल्गीज, ये सब फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं। लेकिन जब हर्बीवोरस की बात करते हैं, जो प्लांट्स हैं, कुछ हर्ब्स वगैरह उसमें लगे हुए होते हैं, जो कोरल रीफ वगैरह कुछ होते हैं, तो ये आपके हर्बीवोरस वगैरह। तो ग्रास कार्प को ग्रीन फीडिंग मशीन भी बोला जाता है, बहुत तेज़ी से खाती है और इसकी जो कैसे ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सिल्वर, ग्रास और आपकी कॉमन कार्प। कॉमन कार्प कौन सी भैया, ये बॉटम फीडर होती है। बॉटम फीडर में है आपका डेट्रीवोरस हो गई, डेट्रीवोरस मतलब वेस्ट खाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इस चीज़ों को याद रखना आप। इसके बाद हम बात करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिश गेयर्स और फिशिंग क्राफ्ट और फिशिंग गेयर्स को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस जनरली, एक क्वेश्चंस 21 में आया था एफओ मेंस में, वो कैटामैरन से रिलेटेड पूछा था उन्होंने, तो वहाँ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और एडवांस टॉपिक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमको इसको रेडी करना है। अब बात होती है फिशिंग गियर्स को लेकर और फिशिंग क्राफ्ट में। सबसे पहले हम फिशिंग गियर्स की बात करते हैं। फिशिंग गियर्स क्या है, क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, तो भैया हमको तो मछलियाँ पकड़नी है और मछलियाँ पकड़ने के लिए कुछ तो मेरे को चाहिएगा साधन, कुछ तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। तो वही जो मछलियाँ फिश कैचिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है आपका फिशिंग गियर्स। अब कुछ कैसे क्या गेयर्स यूज़ करते हैं तो इसको भी क्लासीफाई करेंगे ना, तो दो पार्ट होते हैं। जब मैं फिशिंग गेयर्स की अम्ब्रेला खोलूंगा तो दो प्रकार के मेरे को गेयर्स देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्टिव ऑपरेटेड गेयर्स यानी एक्टिव गेयर्स, एक होता है पैसिव गेयर्स। सर क्या डिफरेंस है एक्टिव गेयर्स और पैसिव गेयर्स में। एक्टिव गेयर्स समझ लीजिए कि ऐसे गेयर्स हैं जो एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, मैं ऑन दी स्पॉट ऑपरेट कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल हाँ, जैसे टॉम एंड जेरी की बात करता हूँ, तो टॉम एंड जेरी में आपने एक टॉम को देखा होगा। वो टॉम आपका एक हुक और लाइन लेके बैठा हुआ होता है, वो भी हुक लाइन टाइप गेयर्स होता है। वो एक्टिवली ऑपरेटेड भी होता है और पैसिवली भी होता है। क्यों ऐसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो टॉम ऐसे बैठा रहता है और फिश पकड़ता है बढ़िया वो, तो जैसे ही फिश आती है और उसका जो थ्रेड होता है वो एक्सटेंड होता है तो वो उसको पता चलता है कि वो बिल्कुल, तो ये एक्टिवली ऑपरेटेड गियर है।
और बहुत सारे ऐसे गियर्स होते हैं जो एक्टिवली ऑपरेटेड होते हैं। कुछ नेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, कास्ट नेट्स होती है, बहुत सारी नेट्स होती है जो एक्टिवली ऑपरेटेड होती है, जिनको हम तुरंत ऑन द स्पॉट हम उसको मतलब मैन्युअली कोई बंदा है या कोई भी व्यक्ति है जो वो उसको ऑपरेट कर रहा है ऑन द स्पॉट और बिल्कुल वो कैच कर रहा है, फिश कैचिंग, ये एक्टिवली ऑपरेटेड होते हैं। पैसिवली ऑपरेटेड क्या, मैं पहले से जाल बिछा के चला गया और फिर मैंने देखा चलो मछली फंसी या नहीं फंसी, ये पैसिवली ऑपरेटेड है। ठीक है, तो एक्टिवली ऑपरेटेड और पैसिवली ऑपरेटेड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या अंतर है उसमें। अब कुछ नेट्स की बात करते हैं। तो भैया देखो, आप सोचो कि कोई भी मेरे को अगर मेराइन एनिमल पकड़ना है या फिशेस वगैरह को कैच करना, फिश कैचिंग करनी है, तो भैया किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो आप ये विचार करो, तो भैया एक नेट ही है ना, द पीस ऑफ वेबिंग, मतलब कि जाल, तो उसका ही यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो डिफरेंट टाइप की नेट्स होती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे किस टाइप्स की, जैसे फिशिंग एक्टिवली फिशिंग गेट्स में सराउंडिंग नेट्स की बात करते हैं। सराउंडिंग नेट्स में सबसे पहले आती है पर्स सेन। अब पर्स सेन, आपको पर्स, सर ये तो पर्स से यानी कि कोई बटुए से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हाँ, कि पर्स लाइक होती है। जनरली ये क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा जब आपने कभी मूवीज़ या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि आपने वो जो स्विमिंग पूल में पत्तियां जम जाती है तो उसको पकड़ने के लिए कैसा कुछ छन्नी जैसा वो करते हैं, वो उस टाइप की होती है, बस थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में। पर्स नेट क्या होती है, ऐसी बड़ी सी होती है और यहाँ पे क्या होती है, बेल्स वग लगी होती है और बिल्कुल ऐसी नेट होती है और नीचे से डायमीटर बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट क्लोज होती है। फिशेस वगैरह यहाँ आके जमा हो जाती है और उसको फिर ऊपर खींच लेते हैं। तो ये होती है पर्स नेट। इसी कैसी पर्स नेट होती है और इसी को रिंग नेट के नाम से भी जाना जाता है। पर्स सेन बोलते हैं इसको, रिंग नेट के नाम से भी जाना जाते हैं, रिंग्स होती है यहाँ पर वैसे, तो ये रिंग नेट के नाम से भी जाना जाता है। एक होती है आपका सेन नेट्स। अब क्या होते हैं सर, पर्स नेट ये होते हैं, तो सेन नेट्स क्या होती है। सेन नेट्स में आप देखोगे ना, सेन नेट्स क्या होती है कि ये जनरली इनलैंड फिशरीज में, रिवर वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। और इसमें एक बंदा मतलब यहाँ खड़ा होता है, दो बंदे साइड में खड़े होते हैं और बिल्कुल नेट ऐसे पकड़ के रखते हैं। ये नेट होती है ना, इसको पकड़ के रखते हैं और बिल्कुल धीरे से फिशेस वगैरह जो होती हैं उसको करके इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये हो गए आपके सेन नेट, एक्टिवली ऑपरेटेड, लगे हुए बंदे। पर्स नेट में भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल डालते हैं पानी में और बहुत ही बड़ी होती है, पानी में डालते हैं और फिर उसको बिल्कुल ऐसे खींच लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगी पर्स सेन नेट्स। अब होती है आपका ट्रॉल्स। तो ये क्या होती है, जनरली नाम से ही साइन हो रहा है कि किसी को पुल अप कर रहे हैं। तो इसमें क्या सीन होता है, बिल्कुल ये क्या होती है, बॉटम में ऐसे पानी के अंदर ऐसे होती है और इसके वेजल्स वगैरह यूज़ की जाती है इसके लिए, कुछ नौका वगैरह, और वहाँ फिर इसको क्या करते हैं, इसको पुल अप करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, और फिशेस वगैरह जो अंदर पानी में होती है वो बिल्कुल इसमें आ जाती है और इस तरीके से फिश कैचिंग की जाती है। इसके बाद जब ड्रेजेस की बात करते हैं तो देखो, ड्रेज का मतलब होता है, एक अगर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो कि पानी के तल में जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करना, उसको रिमूव करना, ड्रेज गंदगी को रिमूव करना। तो ड्रेज क्या होती है, ये बिल्कुल बॉटम में, मतलब बॉटम में होती है, सेम जैसे ट्रॉल क्या होती है ऊपर से थोड़ा सा लेते हैं सब, इसको क्या होता है कि बिल्कुल नीचे से ये नेट्स होती है और इसको बिल्कुल नीचे से बॉटम से, जो बॉटम फिशेस होती है और बिल्कुल सब कुछ इसमें कचरा वचरा और बहुत कुछ आ जाता है। तो इसी तरीके से सी फूड्स को कलेक्ट करते हैं, फिशेस को कलेक्ट करते हैं, फिश कैचिंग करते हैं। तो ये ड्रेज नेट ऐसी होती है। जब मैं लिफ्ट नेट की बात करता हूँ, लिफ्ट से आपको क्या ध्यान में आ रहा है, लिफ्ट मतलब किसी चीज़ को हम लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक इस प्रकार की एक नेट होती है और यहाँ पे चारों तरफ से जो बैम्बूज हैं वो यहाँ पे ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, चार तरफ से, और ये बिल्कुल पानी में ऐसे डाली जाती है, मतलब समुद्र में या जहाँ पे मैराइन में या रिवर में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ इसको सबमर्ज किया जाता है और फिर ऐसे लिफ्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं और फिर उसमें बिल्कुल हमारी फिशेस वगैरह जो भी हमको कैच करना है तो वो इजीली आ जाती है। तो ये लिफ्ट नेट होती है। एक कहते हैं हुक और लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हुक और लाइन जो होता है ना, ये पैसिवली भी है और ये एक्टिव भी ऑपरेट की जाती है। एक्टिव ऑपरेट में तो मैंने आपको बता दिया कि भैया हम लोग जो आपका ब्रांच लाइन और मेन लाइन वाली जो स्टिक होती है वो लेके बैठे हैं, ये एक्टिवली ऑपरेटेड है। ठीक है, पैसिवली ऑपरेटेड में क्या कि वेजल्स वगैरह में पहले से सेटअप कर लेते हैं इसका। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा, कोई नौका है ये आपकी, जैसे अरे एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपकी जैसे नौका है, ये नौका, ये जैसे आपने कोई वेजल्स वगैरह है हमारी, ठीक है ना।
अब यहाँ से पूरी जो नेट होती है ना वो यहाँ आती है, और यहाँ पे सरफेस में आप ये समझ लो, ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये पूरी नेट यहाँ आती है सरफेस में, बिल्कुल सरफेस पे, ये वाटर की सरफेस पे कुछ फ्लोटिंग बॉल्स होती है, और ये बॉल्स होती है, ये तैरती रहती है, और यहाँ से बिल्कुल इसके आप समझ लो हुक वगैरह ये ऐसे लटकते हैं, यहाँ पे बेट्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फिशेस को, कुछ लगा देते हैं जो फिश को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ बेट्स वगैरह आपने कोई प्रॉन्स लगा दिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह लगा, तो यहाँ पे फिर फिशेस वगैरह आती है और यहाँ अटकती है। ये पहले से ऐसे वाटर में फ्लोट करते हैं और यहाँ हुक लगे होते हैं, बहुत लाइन अप होता है। तो ये हुक एंड लाइन पैसिवली ऑपरेटेड होता है और ये एक्टिवली ऑपरेटेड मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं पैसिव फिशिंग गियर्स के बारे में। पैसिव फिशिंग गियर्स, पैसिव समझ गए भैया, पहले से सेट कर दिया अपन ने काम। गिल नेट भैया बहुत इंपॉर्टेंट गिल नेट है। गिल नेट क्या होते हैं, जनरली ये एक समझ लो कि ये जाल की दीवार है, ये नेट की एक दीवार टाइप होती है। जैसे ये वाटर सरफेस है, भैया ये मार्कर क्यों नहीं चल रहे आजकल तो ये जैसे ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल ये यहाँ पे ये दीवार टाइप कुछ नेट होती है। इनको क्या हो रहा है आज, तो यहाँ पे क्या दीवार टाइप, यहाँ पे बिल्कुल दीवार जैसी एकदम नेट होती है। ये आपकी ये बॉटम है, और ये पानी के बीच में एकदम सरफेस पे ये नेट रखते हैं, और ये इंटेंगलिंग नेट भी बोलते हैं। इंटेंगल का मतलब होता है एकदम उलझ जाना, फंस जाना किसी चीज़ में, जाल में फंस जाना। तो यहाँ फिशेस वगैरह इंटेंगल हो जाती है, बिल्कुल ये जाल ऐसा होता है और यहाँ पे बिल्कुल फिशेस फंस जाती है। अब यही चीज़ मैं अगर कॉलम में यूज़ कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट गिल नेट, और वही अगर मैं बॉटम में कर रहा हूँ, बिल्कुल पानी के एकदम सरफेस बॉटम से जुड़ा हुआ, तो उसको बोला जाता है आपका बॉटम गिल नेट। ठीक है, ये दो प्रकार की गिल नेट देखने को मिलती है। इसके बाद आपको ट्रैप्स की बात करते हैं, तो ट्रैप्स नॉर्मली जाल जो होते हैं, जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए कैसे जाल यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही ट्रैप्स होते हैं। ये जैसे दिख रहा है ना आपको, बस ऐसे जाल होते हैं, और जनरली यहाँ फिशेस वगैरह अंदर चली जाती है और ट्रैप हो जाती है। तो ये इस प्रकार से, ये थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं और इस प्रकार से ये यूज़ करते हैं। अलग अलग जगह कुछ ट्रैप्स लगा देते हैं, फिर उसको जाके कुछ समय बाद जाके देखते हैं भैया क्या 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 धरा है आपने इसमें, तो वो ट्रैप्स होता है। हुक और लाइन मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से गियर्स जो हैं ये आपके क्लियर होते हैं। देखो क्या है, यहाँ के कुछ की पॉइंट्स मैंने बोले हैं, तो वो मैंने आपको समझाया। अब इनमें क्या होता है कि चीज़ें जब अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप उसको थोड़ा विजुलाइज करोगे, देखोगे। और की रही बात की पॉइंट्स की, तो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा उसको। और साथ ही मैंने हर चीज़ की क्राफ्ट से रिलेटेड है सबकी मैं पिक्चर्स वगैरह आपको वहाँ शेयर करूँगा, ताकि आप उसको विजुलाइज करो, देखो, और देखने से आपको बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ सर ने ये बताया था, हाँ ये ऐसी होती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ों को ध्यान में रखना। मैंने एक चार्ट भी प्रिपेयर किया है यहाँ पर, तो ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये आपका जो टॉपिक है, मतलब ये आपको फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आपका क्राफ्ट के बारे में। गियर्स की बात कर ली, अब क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। अब जनरली क्या होता है, क्राफ्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन मैकेनाइज्ड क्राफ्ट, एक होता है मैकेनाइज्ड क्राफ्ट। जब नॉन मैकेनाइज्ड क्राफ्ट की बात करते हैं तो भैया मैकेनाइज्ड नॉन मैकेनाइज्ड में डिफरेंस क्या है। नॉन मैकेनाइज्ड जिसमें कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं हो रही है, कोई इंजन यूज़ नहीं हो रहा है, कोई मोटर यूज़ नहीं हो रही है, ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल हम लकड़ियों से बना रहे हैं जो चलती हुई आ रही है, तो वही आपकी होती नॉन मैकेनाइज्ड क्राफ्ट होती है। क्राफ्ट एक्चुअल में क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट एक ऐसा साधन कह सकता हूँ जो हमें समुद्र में लेके जाएगा, ठीक है ना, तो वो आप समझ लिए। तो यहाँ पे नॉन मैकेनाइज्ड क्राफ्ट और एक होता है मैकेनाइज्ड क्राफ्ट। मैकेनाइज्ड क्राफ्ट किसको बोलते हैं, मैकेनाइज्ड क्राफ्ट ऐसी होती है जिसमें इंजन लगा हुआ होता है, मोटर लगी हुई होती है, कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं, वो मैकेनाइज्ड क्राफ्ट है। नॉन मैकेनाइज्ड क्राफ्ट के एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटामैरन क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने आपको बताया ना 21 में क्वेश्चन आया था एफओ में, तो ये क्वेश्चन यहीं से आया था। कैटामैरन की बात करते हैं, देखो वहाँ पे मेंशन किया था कोरोमंडल जोन। अगर थोड़ी सी भी किसी को ज्योग्राफी अगर थोड़ी क्लियर होगी, किसी ने को पढ़ता होगा, इंटरेस्ट होगा, तो देखो क्या होता है ना, जैसे मैं भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका इनको क्या हो रहा है आज, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं आप भारत का मैप बना रहा हूँ, तो ये जैसे कोई मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इसका जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल जो जोन है, उसको बोलते हैं कोरोमंडल जोन।
ठीक है ना। तो कोरोमंडल जो जोन है वहीं से आप समझ लो कि कैटामेरन वहाँ फिशिंग वगैरह के लिए, फिश कैचिंग के लिए ये क्राफ्ट यूज़ करते हैं कोरोमंडल जोन में। और तमिलनाडु का ये जो कोरोमंडल जो ईस्ट कोस्ट है वो कोरोमंडल जोन बोला जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से ये पूछा था कि कैटामेरन वगैरह जो है कोरोमंडल जोन में आते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, वो स्टेट का नाम पूछा था, तमिलनाडु उसका आंसर था। तो वो सीन होता है, जिस किसी को कोरोमंडल के बारे में पता होगा तो ये तो बहुत एडवांस टॉपिक है, तो इसके कोई प्रिपेयर करता नहीं है, उस समय तक तो नहीं करता था, लेकिन ये कोरोमंडल जोन वगैरह बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। जनरली क्या था, ये मैंने कैसे पढ़ा था कि हर साल आप देखते हैं कि हमारे कुछ जो फिशरमैन हैं उनको श्रीलंका सरकार ने, जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया। तो ये सीन क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। हर एक स्टेट का भी मैरीटाइम स्टेट जो होते हैं, जो समुद्र सीमा से लगे हुए हैं, उनका एक एरिया होता है एक, और हर एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, समुद्र सीमाएं होती है। हमारी अप्रॉक्सीमेट 2.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट इतनी देखने को मिलती है, यानी 230 माइल्स अप्रॉक्सीमेट अपन को देखने को मिलती है। तो हर एक कंट्री की एक सीमा होती है कि भैया आपको समुद्र में से जो व्यापार कर रहे हैं, जो फिश कैचिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उस लेवल तक ही करो, उससे आगे हमारे जोन में मत घुसो। तो ये क्या, फिश पकड़ते पकड़ते उनके जोन में चले जाते हैं, ठीक है भाई, उनके जोन में तो धरा जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं इनको। तो हर साल भर में कुछ न कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, हर साल आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका हम लोग भी, मतलब हमारे इंडिया में भी कई उनके मछुआरे पकड़ाए जाते हैं, और हमारे यहाँ से भी तमिलनाडु के इनको बहुत ज़्यादा चूल होती है तो ये घुस जाते हैं, तो वो वहाँ धरा जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये कोरोमंडल जो जोन है, जो आपका ईस्ट कोस्ट का जो तमिलनाडु का जो है, उसको पूरा कोरोमंडल जोन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा सा था। इसके बाद जैसे कैटामेरन है, तो कैटामेरन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे उड़ीसा गंजम टाइप होता है, एक आंध्रा टाइप होता है, एक आपको एक होता है आंध्रा टाइप होता है, उड़ीसा गंजम टाइप होता है, और डिफरेंट टाइप्स के आपको कैटामेरन्स देखने को मिले। कोरोमंडल टाइप होता है, कोरोमंडल टाइप ही पूछा गया था, और कोरोमंडल टाइप को ही कट्टूमेरन बोलते हैं। ट्रेडिशनल बोट ऑफ केरला, ट्रेडिशनल बोट ऑफ तमिलनाडु कट्टूमेरन, ट्रेडिशनल बोट ऑफ केरला कट्टू वेलम करके होती है, जो बिल्कुल वहाँ पे कुछ इनका कुछ कल्चर है जो वो मनाया जाता है, रेस होती है वो, तो वो कट्टू वेलम का यूज़ करते हैं। और कट्टू मैरन की बात करूँगा ना, तो वो कोरोमंडल जोन में यूज़ करते हैं, तो वो कैटामेरन के अंतर्गत ही आती है। फिर एक होता है प्लांक बिल्ड केनोस। अब क्या, एक जैसे डग आउट कैनोस की बात करते हैं, तो डग आउट कैनोस क्या होता है दोस्तों कि एक ही, मतलब ट्री, जो पाम ट्री होता है ना, एक ही ट्री के ट्रंक जो है, तना है, उसका यूज़ किया गया, और उसी पे बिल्कुल उसको कार्व, मतलब उस पर नक्शा, जैसे कि ट्री ट्रंक है, चल जाओ भैया, तो ये ट्री ट्रंक है, तो इसी पे क्या करते हैं, इसी को एक बिल्कुल बोट जैसा शेप देते हैं, बिल्कुल यहाँ से इसको बोट जैसा शेप देते हैं। एक ही ट्रंक पे, सिंगल ट्रंक पे आप बोट जैसा शेप देते हो, डग आउट कैनोस बनाते हैं, और पाम के जो रेशे होते हैं उसी से रस्सी बना के और यहाँ यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये डग आउट कैनोस होती है। और प्लांक बिल्ड कैनोस होता है, डग आउट कैनोस का मॉडिफिकेशन होता है। जनरली यहाँ पे प्लैंक्स वगैरह कुछ यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर पट्टे लगा देते हैं, बिल्कुल स्लैब्स लगा देते हैं, तो ये प्लांक बिल्ड कैनोस है, इसका मॉडिफिकेशन है, इसका इन्लार्जमेंट है। कैटामेरन के अलग अलग टाइप होते हैं। कैटामेरन में लॉक्स यूज़ होते हैं, मतलब जो ट्रंक्स के लॉक्स वगैरह यूज़ होते हैं, कोई मैकेनिकल कील वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं इसमें, और बिल्कुल रस्सी से इसको बांध देते हैं। तो कैटामेरन में बिल्कुल ट्रंक के लॉक्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की जो कैटामेरन्स होती है ना, उसमें लॉक्स की संख्या बढ़ जाती है, कुछ डायमीटर्स बढ़ जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो अलग अलग कैटामेरन्स में आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ चीज़ें मैंने जो चार्ट प्रिपेयर किया आपको उसमें आपको इजीली आप समझ लो, यहाँ पर आप इजीली वहाँ से नोट कर देना। मैं बिल्कुल टेलीग्राम में अच्छे से शेयर कर दूंगा, आपको फोटोज़ भी कुछ शेयर करूँगा, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। जब मैं बात करता हूँ मसूला बोट्स की, ये मसूला बोट्स होती है ना, ये जनरली कहाँ यूज़ की जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल है और जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग ये यूज़ करते हैं मसूला बोट्स का। और ये बहुत ज़्यादा, कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, और इसके लिए जनरली मैंगो ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है, उसकी जो लकड़ियाँ उसका यूज़ करते हैं।
बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन ये समझ लो कि इसको बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है ना। और वीक होती है यानी कि इसको आप बहुत ज़्यादा हेवी वेदर होगा जहाँ विंड वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इसको बहुत क्लियर वेदर होगा ना, आसमान साफ़ है यार, मौसम साफ़ है बिल्कुल, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मसूला बोट्स की बात हो गई। इसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा, ये तो बहुत आज नाराज है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि ढिंगी या नौका की बात करते हैं। तो देखो ढिंगी और नौका की बात करते हैं ना, तो ये जनरली क्या होती है कि बहुत ज़्यादा साइज़ में भी बड़ी होती है। और इसको जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूँगा कि कुछ उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ आप इसको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं आपको ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलेगी ढिंगी और नौका वगैरह, ठीक है। और इसके बाद अपन जैसे आउट ट्रिगर कैनोस की बात करते हैं, तो आउट ट्रिगर कैनोस की बात करेंगे ना, तो ये आपको जो आपका एक कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको जनरली मैक्रेल्स को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको रामपानी बोट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रामपानी एक नेट होती है वो जनरली इसमें यूज़ की जाती है फिश कैचिंग के लिए रामपानी नेट्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको रामपानी नेट बोट भी बोलते हैं। और ये कर्नाटक में जनरली मैक्रेल्स को पकड़ने के लिए यूज़ होती है। फिर बिल्ट अप के बोट्स की बात करते हैं तो जो जितने भी आपके वेस्ट के जो कोस्ट है, वो जैसे रत्नागिरी है, रत्नागिरी का महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ के मैंगो को जीआई टैग है, ठीक है ना, अल्फांसो। तो वहाँ पे क्या सीन है कि भैया वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और जनरली सतपति है, मछुआ है, रत्नागिरी बिल्ट अप बोट्स के टाइप है, ठीक है ना। और इसमें इनमें डिफरेंस होता है, इनमें कुछ पॉइंटेड नैरोज वगैरह होता है, किसका मीडियम नैरोज होता है, तो ये थोड़ा सा साइज वगैरह में इसमें डिफरेंस होता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब वेस्ट कोस्ट में तो जनरली मैंने देखा कॉमनली मछुआरे यही यूज़ करते हैं फिश कैचिंग के लिए। एक होती है मैकेनिकल बोट की बात करते हैं। अब मैकेनिकल बोट वो बोट जहाँ पे इंजन लगा हुआ है, जहाँ पे मोटर लगी हुई है। अब इसमें सबसे पहले हैंड एंड लाइन बोट आ जाएगी। हैंड एंड लाइन बोट में क्या होता है, बहुत ही छोटी होती है और नॉर्मली जो हैंड एंड लाइन जो एक्टिवली ऑपरेटेड होती है उसको पकड़ के एक बस वो ऐसी छोटी सी बोट होती है, बीच में मोटर लगी, बीच में इंजन होता है इसका। पोल एंड लाइन फिशिंग वेजल की बात करते हैं तो ये क्या होती है, बड़ी होती है। और इसमें आप समझ लो कि ये पोल और लाइन फिशिंग में पहले से सेटअप भी होता है और साथ में बहुत सारे मछुआरे ऐसे बैम्बूज का वो बिल्कुल स्टिक हैंड एंड लाइन जो इनका वो इंस्ट्रूमेंट होता है फिश कैचिंग के लिए, उसको लेके खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। और पीछे से एक बंदा लेके वो जिसकी जो फिश को अट्रैक्ट करने के लिए जो फीड होता है उसको फेंकते जाता है और वो बिल्कुल पकड़ते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, वो देखना, वो बिल्कुल आपको समझ में, पोल एंड लाइन टूना फिश को कैच कर रहे हैं वहाँ पे। जब ट्रोलिंग वेजल की बात करते हैं तो ट्रोलिंग वेजल की बात करते हैं तो नाम से ट्रोल कर रहे हैं, किसी को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ट्रोलिंग वेजल्स का यूज़ किया जाता है। कुछ एक नेट होती है उसका यूज़ ट्रोलिंग वेजल के लिए होता है, तो वो बिल्कुल आपका वेजल वगैरह में यूज़ करते हैं और उसको पानी में इस तरीके से खींच के और फिश कैचिंग करते हैं। जब डोल नेटर की बात करते हैं ना, तो डोल नेटर एक डोल नेट होती है और डोल नेट आप किसी स्पेसिफिक वेजल में यूज़ करते हैं, इसलिए कोई डोल नेटर बोट्स बोला जाता है। डोल नेटर कैसी होती है, जैसे ये मार्कर चल नहीं रहा है, खैर जो आपने वो देखा है जो बटरफ्लाई वगैरह पकड़ने के लिए वो नेट यूज़ करते हैं, कार्टून्स वगैरह में सब देखा होगा, तो वो जो नेट यूज़ करते हैं ना, तो सेम ऐसी होती है, बहुत साइज़ में बड़ी होती है, थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी आप समझ लो, बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर उसका आगे से मुंह होता है और बिल्कुल पीछे से ऐसे बिल्कुल पैक होती है, जैसे हम वो यूज़ करते हैं। तो सेम ऐसी डोल नेटर होती है और वो यूज़ करते हैं डोल नेटर, ठीक है। एक गिल नेटर होता है, तो भैया जो गिल नेट्स यूज़ करते हैं तो गिल नेटर वेसल हो गया। और एक होता है ईस्टर्न ट्रॉवेल्स, तो ये क्या होती है, बहुत साइज़ में बड़ी होती है। ईस्टर्न ट्रॉवेल्स की बात करते हैं तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ही कमर्शलाइज वे में इसको बड़े पैमाने पे करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गए। एक होता है ईस्ट कोस्ट के बेस पे, वेस्ट कोस्ट के बेस पे भी क्राफ्ट होते हैं, तो वो यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको वो भी मैं शेयर आउट कर दूंगा, मतलब वो चार्ट में सब कुछ है, तो आप उस चीज़ को अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। जो ईस्ट कोस्ट पे यूज़ करते हैं वो देख लेना, और जो वेस्ट कोस्ट पे यूज़ करते हैं वो वेस्ट कोस्ट पे देख लेना। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। अब फिशेस का जो लेक्चर है ये इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कुछ
बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग्स को लेकर कुछ टॉपिक्स कराऊंगा और साथ में कुछ एनिमल हस्बेंड्री के कुछ, जैसे कि मुझे कमेंट में भी देखें, फ्लोर स्पेस को लेकर है और कुछ ऑस्ट्रोसाइकल को लेकर है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जहां स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और अभी तक मुझे लगता है कि किसी ने इस तरीके से क्लियर नहीं कराया है वो टॉपिक जो मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि वहाँ से ऐसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हमारे तोते उड़ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और टेलीग्राम में मैं आपको बिल्कुल इसका एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है, कुछ 2-3 पेज का है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ से ये चीज़ें जो फ्लो चार्ट है तो वहाँ आप क्लियर कर लेना और कुछ आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे और ठीक है, थैंक यू।